हेलो फ्रेंड, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज नए क्लास जिसमें आईएनएम हम सब पढ़ रहे हैं। आज आईएनएम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विविध प्रश्नों को जानेंगे। इससे पहले बहुत सारे हमने प्रश्न जो बनने वाले थे हमने क्लास 24 तक कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट आईएनएम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर के शेष वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो आज हम पढ़ेंगे ये TRE 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। तो आज आईएनएम के आगे की क्लासों में पहले क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो विनोबा भावे थे जिन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इस सत्याग्रह के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सत्याग्रही भाषण देगा एवं अपनी गिरफ्तारी देगा। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को प्रथम एवं जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुना था। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। तो इसमें से महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को प्रथम एवं जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही तथा तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त बने थे। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा के विकास से है और कोठारी आयोग का गठन 1964-66 में किया गया था। मगध विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मगध विश्वविद्यालय स्थित है बोधगया में। कहाँ पर? बोधगया। मगध विश्वविद्यालय बोधगया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में शिक्षाविद व पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने किया था। उड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? उड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो उड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा सुधार से। उड्स डिस्पैच शिक्षा सुधार से संबंधित है। वर्ष 1854 में चार्ल्स उड की अध्यक्षता में गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने उड्स डिस्पैच का गठन किया। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। सुगौली की संधि अर्थात नेपाल कब संपन्न हुआ था? सुगौली की संधि कब हुआ था? तो ये हुआ था 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था। ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते थे? ज्ञान दार्शनिक जो कन्फ्यूशियस को अन्य किस नाम से जानते थे? तो इनको जानते थे कुंज फुत्से के नाम से। ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीन में उनके जातीय नाम कुंग फुत्से नाम से भी जाना जाता है। कन्फ्यूशियस बुद्ध, सुकरात और महावीर के समकालीन थे। भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो इसके जन्मदाता थे जवाहरलाल नेहरू। भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारत की गुट निरपेक्षता को देश की विदेश नीति का आधार बनाने का जन्मदाता तथा विश्व में भी गुट निरपेक्षता की नीति के जन्मदाता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गुट निरपेक्षता की नीति के जन्मदाता तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो को माना जाता है। निम्न में से कौन सम्मिलित है? ये निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 है। ये प्रतिनिधि सरकार की स्थापना
मार्ले मिंटो सुधार 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लागू और भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति तथा केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाली थी पिंगली वकैया। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वकैया के द्वारा तैयार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के प्रस्ताव पारित किया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो वे थे चार्ल्स विलिंग्स। चार्ल्स विलिंग्स ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 11 का सी नंबर सही है, एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत का एक साम्यवादी दल है जिसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी। इसके संस्थापक एम.एन. रॉय थे। शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीदों का दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अमर गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। संस्कृत बांग्ला भाषा में लिखित मिश्रित गीत वंदे मातरम का प्रकाशन 1882 में इनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में गीत के रूप में हुआ। पहली बार 1896 को कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन ये गीत गाया। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। इस गीत को गाने का समय 65 सेकंड है। पाकिस्तान नाम किसने दिया था? तो पाकिस्तान का जो नाम दिया गया था ये चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया। वर्ष 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मुस्लिम छात्र चौधरी रहमत अली ने इकबाल की सेपरेट मुस्लिम नेशन थ्योरी पर काम करके नाउ और नेवर नामक शीर्षक से एक बुकलेट निकाली जिसमें पाकिस्तान नाम शब्द का इजाद किया गया था। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था सन 1935 ईस्वी में। बर्मा ब्रिटिश भारत से 1935 में अलग हुआ था। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारी की मां के रूप में जाना जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को माना जाता है। मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा झंडा फहराया था। इन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य बना था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1892 में वो लिबरल पार्टी की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। निम्न को कालक्रम के अनुसार व्यक्त कीजिए। गांधी जी की तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। गांधी जी का भारत आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915। लखनऊ समझौता 1916 में और चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? यह 1954 को हुआ था। भारत और चीन के मध्य 1954 में पंचशील सिद्धांत का आविर्भाव हुआ। ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका जनक माना जाता है। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था तो इसमें सही जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था जिसका आह्वान उन्होंने 1975 के आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक
सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो ये डी ऑप्शन सही है, बाल गंगाधर तिलक। लॉर्ड इंग्लिस्टन की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 की नियुक्ति किंग जॉर्ज पंचम ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल रहीम, महादेव भास्कर, वैलेंटाइन आदि इस आयोग के सदस्य थे। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से वो नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, यही गलत है। से सारा सही है, अर्थात उन्होंने मराठी पथ केसरी का प्रकाशन किया था, ये सही है। उन्होंने गणपति एवं शिवाजी नामक त्योहारों की शुरुआत भी की थी, ये भी सही है। उन्होंने 1897 में वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोपों के लिए कैद किया गया था, तो डी भी सही है। अर्थात इसमें जो ऑप्शन है बी नंबर यही गलत है, वो नरमपंथी कांग्रेस नेता थे, तो ऐसा गलत है। बाल गंगाधर गरम दल से संबंधित कांग्रेसी नेता थे। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किए थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। विदेश में प्रथम भारतीय सरकार की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1915 और 16 में काबुल में की थी। राजा महेंद्र प्रताप इस कांग्रेस में राष्ट्रपति तथा मोहम्मद बकरतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये कहे थे विंस्टन चर्चिल ने कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा गया है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। वो पहले भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले डॉक्टर दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो उदारवादी दल से ब्रिटिश संसद में 1892 के आम चुनाव में जीत करके हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। निम्नलिखित आंदोलन का कालानुक्रम क्या है? तो इसमें से सी ऑप्शन सही है कि इंडिगो आंदोलन अथवा नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 में। डेक्कन दंगे हुआ था 1875 से 76 में। और पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन ये 1900 में हुआ था। जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखा था? जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखा था? तो 28 नंबर का सही जाएगा, इसमें से ए ऑप्शन सही जाएगा। किसने? यश गोपाल ने। तो जवाहरलाल नेहरू के जीवनी लेखक यश गोपाल के अनुसार जवाहरलाल नेहरू ब्रुसेल्स से आत्मसजग क्रांतिकारी होकर के लौटे थे। ए और 2 को मिलाना है। आनंद भवन जो है कहाँ पर है? आनंद भवन कहाँ पर है? तो आनंद भवन जो है ये इलाहाबाद में, और साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, जलियांवाला बाग अमृतसर में। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राज्य विभाग की स्थापना ये सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। देशी रियासतों के भारत में विलय हेतु 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग अथवा राज्य विभाग का गठन सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। 1927 में सरकार ने भारतीय रियासतों की समिति अथवा बटलर समिति की नियुक्ति की। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार व देशी राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार लाना था। निम्न में से किस देशी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था?
तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था। अंग्रेज़ों के द्वारा ग्वालियर रियासत का विलय नहीं किया गया था। सिंध का विलय लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा 1843 में, सतारा का विलय 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा और अवध का विलय 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कर लिया गया था। निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन के लिए चलाया गया था। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की थी? तो किस प्रकार मदद किया गया था? तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना में किस प्रकार मदद की थी? तो इसमें से एक से अधिक, अर्थात ये सारे ऑप्शन सही हैं। ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों और संघर्ष का आह्वान करके तथा इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ रूप में चित्रित करने का खंडन करके भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया गया। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार महाराष्ट्र से आरंभ किया था। 17 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे ने पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत किया था। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है कि कार्यानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा, यमुना कारजी, राहुल सांस्कृत्यायन कहाँ से मिलाना है? तो यदुनंदन शर्मा जो थे ये गया से संबंधित, जमुना कारंजी सारण से, राहुल सांस्कृत्यायन छपरा अन्नवाड़ी से और कार्यानंद शर्मा ये मुंगेर से संबंधित हैं। किसने कहा जब तक ये तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? ये शब्द किसने कहा था? तो इसमें से किसी ने नहीं, गांधी जी ने कहा था। इसमें गांधी जी का ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और विनायक दामोदर सावरकर। तो इसमें से गांधी जी ने ये कथन कहा था। गांधी जी ने कहा था जब तक ये तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से किस वर्ष निलंबित कर दिया गया था? तो ये 1874 में निलंबित कर दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से वर्ष 1874 में निलंबित कर दिया गया था। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से बी ऑप्शन सही जाएगा। बी ऑप्शन, C.R. दास देशबंधु। चितरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, जबकि द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और 1907 में कांग्रेस अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। निम्नलिखित में किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई किया? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में किया था। 1885 में स्थापित श्यामल दास कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी। मुंबई योजना में प्रस्ताव था। तो इनमें से कोई नहीं। बॉम्बे प्लान 8 प्रमुख उद्योगपतियों के द्वारा 1944 में योजना के तहत 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश किया गया था। अर्थात इनमें से कोई भी नहीं सही है। जिम्बरमैन योजना या जिम्बरमैन योजना से संबंधित कौन थे? तो इससे संबंधित उपरोक्त में से एक से अधिक थे, अर्थात लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ये सभी थे, अर्थात डी ऑप्शन सही है। लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय व अन्य ने मिलकर के 1915 में जिम्बरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना किया था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से जो कथन सही जाएगा वो कथन सही है, ए नंबर सही है, अर्थात 1
और 4 और 5 सही है। अर्थात पहला है लाइक अली निज़ाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, और चौथा सही है इसमें से कि शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। तो हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 से लेकर के 17 सितंबर 1948 तक चला। कश्मीर राज्य के महाराजा हरि सिंह ने स्टेटमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर 26 अक्टूबर 1947 को किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रधान कार्यालय स्थित है डी ऑप्शन, अर्थात नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संगठन है। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसका स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन केशव हेडगेवार के द्वारा किया गया। भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कौन थे? तो जमशेदपुर। भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कावसाजी नानाजी धवार थे। भारत में पहली सूती कपड़े की मिल का कारखाना मुंबई में पारसी कावसाजी नानाजी धवार ने 1854 में स्थापित किया था। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने लिखा है? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने लिखा है? तो इसको लिखने वाले थे W.W. हंटर ने। W.W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम नेता थे जिसने जनसाधारण के साथ निकट संबंध स्थापित किए। शारदा मणि कौन था? तो शारदा मणि कौन थे? तो ये बी ऑप्शन इसका सही जाएगा। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था। निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? तो जमनालाल बजाज, अर्थात बी ऑप्शन सही है। सेठ जमनालाल बजाज कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद पर 1920 से 42 तक रहे। गांधी सेवा संघ के संस्थापक भी रहे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेश शुक्ला कहाँ लाए गए थे? 7 सितंबर 1942 को योगेश शुक्ला कहाँ लाए गए? तो ये पटना लाए गए थे। जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागने के उपरांत योगेंद्र शुक्ल मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए और 7 सितंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल पटना लाए गए और उन्हें बक्सर जेल भेज दिया गया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय M.N. रॉय थे। M.N. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले भारतीय सदस्य थे। एस स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? तो 92 का बी नंबर 23 मार्च 1942 को पहुंचे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन दिल्ली पहुंचा। किसकी कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला, अर्थात डी ऑप्शन सही है। 1893 में गांधी को गुजरात की दादा अब्दुल्ला जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे अपने एक मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका बुलाया था। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? ये प्रेरणा कहाँ से आई? अर्थात ये फ्रेंच क्रांति से आई थी। फ्रांस की क्रांति जो 1789 से लेकर के 1799 तक चला,
ने फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की तथा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया था। पुणे की यरबदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है। इसकी स्थापना ब्रिटिश के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1871 में किया गया था। पुणे की यरबदा केंद्रीय जेल की स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1871 में की गई थी। समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो 56 का इसमें से बी ऑप्शन सही है, अर्थात वो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। सुमेलित करना है, इसको सुमेलित कीजिए। तो बारदोली जो गुजरात में है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, यरबदा जेल महाराष्ट्र में और नोवाखाली ये पश्चिमी बंगाल में है। सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वो आदेश है, वो कौन सा आदेश है? वो आदेश था गैर कानूनी संघ अध्यादेश। 4 जनवरी 1932 को गैर कानूनी संघ अध्यादेश के तहत कांग्रेस तथा उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित करके उनके भवन, कार्यालय, संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। वर्ष 1946 और 50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा 1946 और 50 के समय में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डी ऑप्शन लो, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो 26 जनवरी 1950 तक इस पद पर रहे। किस वर्ष में बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? किस वर्ष में बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? ये 1929 में निर्वाचित हुए। बी.डी. सावरकर 1929 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कर्णावती अहमदाबाद में हुए सत्र के अध्यक्ष चुने गए। पुनः याद रखें, अब ये झंडा लहरा गया है, यह कभी नहीं झुकना चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहें। ये किसने कहा था? पुनः याद रखें, अब ये झंडा लहरा गया है, ये कभी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे हैं। ये कथन किसका था? तो ये कहने वाले थे लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी नदी के तट पर कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा लहराया। अपनी किस कार्यकालिक कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो ये कार्यकारिणी कमेटी 1937 में अपनाई। 1937 की कांग्रेस सरकार ने चुनाव अभियान के दौरान कृषि में सुधार करने का आश्वासन दिया और तथा कांग्रेस कार्यकारिणी ने भू सुधार हेतु व्यापक रणनीति तैयार की और कांग्रेस शासित राज्यों में कृषकों के व्यापक हित में काश्तकारी अधिनियम पारित किए। संयुक्त प्रांत में 1939 में तथा बिहार एवं उड़ीसा में 1929 ईस्वी में नए काश्तकारी कानून पारित हुए थे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो मुख्य कारण कौन सा था? तो ये मुख्य कारण था विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण था विस्तृत खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, साथ ही बढ़ती जनसंख्या, अधिक खाद्यान्न की मांग, वाणिज्यिक फसल और लकड़ी का उत्पादन निर्वनीकरण के अन्य कारण थे। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल का आरंभ किसने किया था? 1784
1884 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो आरंभ करने वाले थे विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे? तो ये हरा करके पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन 1939 में गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष का पद सौंपा गया। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग की दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है? अर्थात इसमें से डी ऑप्शन सही है। अर्थात डी ऑप्शन में क्या है? उपरोक्त में से एक से अधिक। मुस्लिम लीग ने कृषि मिशन वेवेल योजना कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा? तो ये 23 मार्च 1940 को रखा था। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा। होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? तो इनमें से उपरोक्त में से किसी ने नहीं किया था। भारत में तिलक ने अप्रैल 1916 में और तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमान ने मुक्ति दिवस मनाया था। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था? तो पूना में किया था। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास से होम रूल लीग की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की जो स्थापना है कहाँ पर हुआ था? तो इसमें से ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुई थी और गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। किसने 1913 में अनुशीतल समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में किया था? तो ए नंबर सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में स्थापित की थी। कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रमथनाथ मित्र तथा बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी से प्रभावित होकर के चिश्ती खान एवं टुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो ये सिंगापुर में किया था। गदर पार्टी से प्रभावित होकर के चिश्ती खान एवं टुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटा था। लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो ये विनायक दामोदर सावरकर थे। लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कगार में अवरुद्ध किया गया था? तो 76 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, मेरठ षड्यंत्र में, मेरठ षड्यंत्र मामला में किया गया था। मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रैडके, क्रेस्टर
हचिंसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, K.N. काटजू, M.C. कांगला आदि ने पैरवी की थी। मुंबई में कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। 8 अगस्त 1942 को पास किया गया। मुंबई में कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया। आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की? तो आज़ाद दस्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण आज़ाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने किया था। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी। तो आज के लिए बस 78 क्वेश्चन इससे आगे के हम 79 से हम अगले दिन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। और आपको ये सारी वीडियो आपको बार बार देख करके रिवीजन करते रहना है, तभी आपको सारी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जो पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि ऐसे वीडियो अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तय समय पर आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए हम मिलेंगे अब अगले क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।